आज के इस लेक्चर में हम अपने यूनिट 5th का बायो एनर्जी एंड मेथड्स टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम बायोमास कवर करेंगे। बायो एनर्जी क्या होती है? ऐसी कोई भी एनर्जी जो कि हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म या फिर बायोमास से हम डिराइव करते हैं। ऐसी एनर्जी हमें सॉलिड फॉर्म में भी मिल सकती है, लिक्विड में भी मिल सकती है और गैसियस फॉर्म में भी मिल सकती है। बायोमास जो हमारा होता है, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस दोनों ही प्रोसेस से मिलके हमें बायोमास मिलता है। अब क्या है, बायोमास रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से हमें बायोमास मिलता है जहाँ से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एनर्जी क्रॉप्स होते हैं, कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली हम एनर्जी के लिए ही प्रोड्यूस करते हैं। फिर वुडी बायोमास हो सकता है, फॉरेस्ट से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज़ हो सकते हैं, एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकते हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकते हैं। किसी भी टाइप का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है जो कि बायोलॉजिकल ओरिजिन का है, वो हम बायोमास की तरह यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी क्रॉप्स के अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी, करंट अफेयर्स में भी हमेशा ही आता है। 4 जनरेशन में इसको हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट जनरेशन जो एनर्जी क्रॉप्स होते हैं वो मेनली होते हैं हमारी फूड क्रॉप्स। ऐसे कोई भी क्रॉप्स जो कि हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, अगर उन क्रॉप से हम बायो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो फर्स्ट जनरेशन हमारे बायोफ्यूल्स हो गए। सेकेंड जनरेशन कौन से होते हैं? जो नॉन फूड क्रॉप्स होते हैं, ऐसे क्रॉप्स जिनको हम एज अ फूड नहीं यूज़ करते। स्पेशली ये प्लांट्स सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ही प्लांट किए जाते हैं। थर्ड जनरेशन हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उसमें एल्गी हो सकती है या फिर एनर्जी क्रॉप्स हो सकते हैं जिसको स्पेशली इंजीनियर्ड किया जाता है, ठीक है, जिससे मैक्सिमम हम उससे बायोफ्यूल या बायो एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे 4th जनरेशन क्रॉप्स आ जाते हैं। क्रॉप्स क्या बोले, हम एल्गी कहें। 4th जनरेशन हमारे मेनली एल्गी होते हैं जिनको हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके मेनली एंड स्पेशली हम इस पर्पस से ही ग्रो करवाते हैं जिससे हमारे एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे डेडिकेटेड बायो एनर्जी क्रॉप्स होते हैं जो सिर्फ मेनली हमारे बायो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ही यूज़ में आते हैं। यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है इसकी। इसमें मेनली है यूकेलिप्टस, पॉपुलर, विलो, बर्च, जाइंट रीड, रीड कैनरी ग्रास, स्विच ग्रास, एलिफेंट ग्रास, जॉनसन ग्रास, स्वीट सोरगम, कैस्टर बीन, फिजिक नट जिसको जेट्रोफा भी कहते हैं और काफ़ी ये पॉपुलर है। उसके बाद पॉन्जेमिया, ठीक है। ये सारे नाम हमें याद रखने हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कौन सा एनर्जी क्रॉप है, कौन सा नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट, मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ टू प्रोड्यूस बायो एनर्जी फ्रॉम बायोमास। कौन कौन से मेथड्स या टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं बायोमास से बायो एनर्जी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि बायोमास तो हमें सिंपली रॉ फॉर्म में मिल जाता है, उसको किसी ना किसी प्रोसेस से हमें बायो एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है। 2 इसके मेन प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा थर्मोकेमिकल कन्वर्जन और दूसरा हमारा होता है बायोकेमिकल कन्वर्जन। थर्मोकेमिकल कन्वर्जन की बात करें तो बायोमास में हमारे कोई केमिकल कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं और वो किस वजह से होते हैं किसी थर्मल या हीट की वजह से, ठीक है। थर्मो से हम यही समझते हैं हीट का कोई प्रोसेस है जिसकी वजह से केमिकल जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं। इसमें भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 3 प्रोसेसेस में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है हमारा कंबशन। कंबशन क्या होता है? सिंपली हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, या फिर इसको हम दूसरी वे में कह सकते हैं ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है एयर में, तो वो हमारा कंबशन हो जाता है। इससे हम सिंपली देख सकते हैं काऊ डंग को अगर हम बर्न कर रहे होते हैं या सर्दियों के दिनों में हम सिंपल लकड़ियाँ जला रहे होते हैं तो वो सब हमारी क्या आ जाती है, कंबशन में। कंबशन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो 20 to 40% उसकी एफिशिएंसी होती है। मतलब जितना बायोमास हम बर्न कर रहे हैं उसमें से 20 to 40% ही हमें डिराइव होती है एनर्जी। दूसरा प्रोसेस होता है हमारा गैसिफिकेशन का। गैसिफिकेशन क्या है? हम बायोमास को किसी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो गैस क्या होता है हमारा? सिन गैस, ठीक है। गैसिफिकेशन के थ्रू हमें क्या मिलता है? सिन गैस। अब इसमें क्या होता है, कोई भी बायोमास को हम क्या करते हैं, कंबस्टिबल गैसियस मिक्सचर में कन्वर्ट करते हैं। कंबस्टिबल गैस मिक्सचर क्या होता है? यही हमारा सिन गैस, ऐसी गैस का मिक्सचर जिसको हम कंबस्ट कर सकते हैं, बाद में जला सकते हैं। ये कैसे हम
प्रोड्यूस करते हैं बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ बायोमास एट हाई टेम्परेचर। क्या कराते हैं हम? पार्शियल ऑक्सीडेशन, पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं करवाते हैं बल्कि पार्शियल करवाते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, तब हमें मिलता है सिनगैस और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैसिफिकेशन। तीसरा प्रोसेस हमारा थर्मोकेमिकल कन्वर्जन में आता है पायरोलाइसिस। इसमें हम क्या करते हैं? बायोमास को लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट कराते हैं। यहाँ पे क्या था, हम गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट करा रहे थे, यहाँ पे हम लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट कराते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की यहाँ पे एब्सेंस होती है और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना। इसमें जो हमें एफिशिएंसी मिलती है वो लगभग 80% के अराउंड मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। तो ये 3 प्रोसेस थे हमारे थर्मोकेमिकल कन्वर्जन से बायोमास से हम कैसे बायो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा हमारा प्रोसेस आ जाता है बायोकेमिकल कन्वर्जन का, यानी कि केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? किसी बायोलॉजिकल रीज़न की वजह से। यहाँ पे हम हीट का यूज़ कर रहे थे, यहाँ किसी बायोलॉजिकल चीज़ का यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हमारे बायोमास में केमिकल चेंजेस होंगे। इसमें भी फर्दर हमारे कई सारे 5 मेन टाइप के होते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हमारा होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन तो आई थिंक सब ने ही बचपन से पढ़ रहे होते हैं। क्या होता है ये? सबसे मेनली चीज़ अल्कोहल, इससे हम प्रोड्यूस करते हैं, या घर में जब इडली डोसा बनाते हैं तब फर्मेंटेशन का यूज़ आता है। इसमें क्या होता है, जो शुगर या स्टार्च होता है सिंपली हम लिक्विड फ्यूल में उसको चेंज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। फर्मेंटेशन का मेन बेस ही यही है कि हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। तो फर्मेंटेशन सिंपली ये होता है। और इससे हमें प्रोडक्ट्स कौन कौन से मिलते हैं? बायो इथेनॉल और बायो ब्यूटेनॉल। ये चीज़ याद रखनी है, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि बायो इथेनॉल या फिर बायो ब्यूटेनॉल जो है वो हमें इनमें से कौन से प्रोसेस से डिराइव होता है। तो हमें याद रखना है ये हमें फर्मेंटेशन से मिलता है। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है एनएरोबिक डाइजेशन। अब यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है और वो भी हो रहा है एनएरोबिक, यानी इन दी एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। तो क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर इसमें कन्वर्ट होता है इनटू मिक्सचर ऑफ गैसेस विथ मैन्योर बाय माइक्रोब्स अंडर एनारोबिक कंडीशंस। एनारोबिक कंडीशंस है मतलब ऑक्सीजन नहीं है। इसमें क्या होता है, एक मिक्सचर ऑफ गैस मिलता है हमें, साथ ही साथ मैन्योर भी मिलता है, खाद भी मिलता है माइक्रोब्स की प्रेजेंस में। मतलब माइक्रोब्स वर्क करते हैं और हमें इसके बाद एक गैस और मैन्योर का मिक्सचर मिल जाता है। ये प्रोसेस किस चीज़ के लिए सूटेबल है? ऐसे बायोमास के लिए जिसमें मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी हाई हो, 80 to 90% हमारा मॉइस्चर कंटेंट हो। और इसमें जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो होते हैं बायोगैस और बायोहाइड्रोजन। तीसरा हमारा प्रोसेस आ जाता है ट्रांस एस्टेरिफिकेशन का। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन मेनली क्या होता है? ट्रांस एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस हमने सुना होगा, ऑयल या फैट्स के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर क्या हो रहा होता है, ऑयल या फैट रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ टू प्रोड्यूस फैटी एसिड एस्टर। ठीक है, फैटी एसिड एस्टर हमें मिलते हैं और मेनली इसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारा बायोडीजल। तो बायोडीजल किस प्रोसेस से बनता है? ट्रांस एस्टेरिफिकेशन से। चौथा हमारा प्रोसेस है वो है पैलेटाइजेशन। पैलेटाइजेशन का क्या मतलब होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को हम पैलेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। बायोमास को हम पैलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर, पैलेट्स क्या होती हैं? छोटी छोटी गोलियां टाइप की होती हैं। फिर इसको हम फर्दर एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। तो हम बायोमास को इस हद तक कंप्रेस कर देते हैं कि उसके पूरे मॉइस्चर वगैरह सब अलग हो जाता है और वो पैलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पांचवा और आखिरी प्रोसेस है हमारा टॉरिफैक्शन। ये काफ़ी रीसेंट प्रोसेस है और पिछले कुछ सालों में ये न्यूज़ में भी काफ़ी रहा। इसमें हम क्या करते हैं कि थर्मल प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू किसी बायोमास को एक डेंसिफाइड कोल लाइक सॉलिड बायोफ्यूल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। जो हमारे आखिरी प्रोडक्ट होता है वो हमें कोल लाइक फॉर्म में मिलता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टॉरिफैक्शन। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? स्लो हीटिंग करते हैं हम बायोमास की एक इनर्ट इन्वायरमेंट में। टेम्परेचर उस समय रखते हैं हम 200 से 300 डिग्री सेल्सियस इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें याद रखने वाली हैं। क्या क्या? ऑक्सीजन की एब्सेंस है, इनर्ट इन्वायरमेंट है और टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक है। साथ ही साथ हम स्लो हीटिंग कर रहे हैं। तब हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा, जो सॉलिड कोल सॉलिड लाइक बायोफ्यूल मिलेगा, वो किस प्रोसेस से मिलेगा? टॉरिफैक्शन से। अब ये सारे हमारे मेथड्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स क्या क्या होते हैं, मेन टाइप्स जो होते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा इथेनॉल।
इथेनॉल क्या होता है, ये एक टाइप का अल्कोहल होता है। इसे हम किसी भी फीड स्टॉक से, ठीक है, ऐसा कोई भी फीड स्टॉक हम डाल सकते हैं, बायोमास डाल सकते हैं जिसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ शुगर हो, शुगर की मात्रा अधिक हो, तो उससे हम इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो प्रोसेस यूज़ होता है वो होता है हमारा फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन में क्या कर रहे होते हैं हम, किसी भी शुगर या स्टार्च वाली चीज़ को माइक्रोब्स के थ्रू हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इस इथेनॉल को हम पेट्रोल के साथ भी मिक्स कर सकते हैं या फिर हम रॉ या प्योर फॉर्म में भी इसको बर्न कर सकते हैं। अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भी चल रहा है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का, जिसमें 20% हमें क्राइटेरिया को मीट करना है पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग का। अब 1 लीटर ऑफ इथेनॉल में क्या होता है, 2/3 ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय अ लीटर ऑफ पेट्रोल। तो ये इसकी एफिशिएंसी हम कह सकते हैं कि जितना एनर्जी हमें 1 लीटर पेट्रोल से मिलती है उसका 2/3 हमें 1 लीटर इथेनॉल से मिलती है। अगर हम इसको पेट्रोल के साथ मिक्स कर देते हैं तो कंबशन परफॉर्मेंस जो है वो भी हमारा इम्प्रूव हो जाता है। साथ ही साथ जो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फ़र ऑक्साइड्स के जो कंपाउंड्स का एमिशंस हो रहा है उसको भी हम लोअर कर सकते हैं। इसीलिए इस पे जोर दिया जा रहा है कि हम इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करें। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है बायोडीज़ल। बायोडीज़ल हमने देखा था पीछे कि ये ट्रांस एस्टेरिफिकेशन के प्रोसेस से बन रहा है। क्या करते हैं हम इसमें, वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट को अल्कोहल के साथ मिक्स करके बनाते हैं। बायोडीज़ल को भी हम डीज़ल के साथ मिक्स कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, और इसकी जो एनर्जी होती है वो डीज़ल से कम होती है, 88 to 95% तक होती है। अब इसको हम काफ़ी वाइड रेंज ऑफ ऑयल से डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि रेप सीड ऑयल से, सोयाबीन ऑयल से, कोकोनट या फिर जेट्रोफा से। वही प्रोसेस यूज़ हो रहा है इसमें, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन का, इन दी प्रेजेंस ऑफ एन एल्कली। एल्कली की प्रेजेंस भी होती है इसमें। फ़ायदे क्या क्या हैं बायोडीज़ल के, सबसे पहले तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स, इन तीनों ही चीज़ों का जो एमिशंस हो रहा होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो रहा होता है। तो इसीलिए ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए फेवरेबल ऑल्टरनेटिव है एज़ कम्पेयर टू डीजल एंड पेट्रोल। तीसरे नंबर पे हमारा बायोगैस आ जाता है, जो कि बहुत प्रचलित, बहुत ही पॉपुलर फॉर्म ऑफ बायोफ्यूल है। इसमें क्या होता है, बायोगैस में मेनली हमारी मीथेन गैस होती है, यानी CH4। कैसे बनता है इसमें, हम एनारोबिक ब्रेकडाउन करते हैं बायोमास का। बायोगैस हमने बहुत गोबर प्लांट्स के बारे में सुना होगा, गोबर प्लांट्स जो कि हमारे विलेज एरिया में सेटअप होते हैं। इसमें क्या होता है, जो गोबर होता है गाय का, काउडंग होता है, उससे हम बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एनारोबिक डाइजेशन करते हैं, यानी कि एयर की एब्सेंस में सीवेज मटेरियल का, या फिर बोवाइन यानी काऊ या बफेलो के डंग का, इन दी प्रेजेंस ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक मतलब किसी चीज़ का जेनेसिस हो रहा है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या है, मिथेनोजेनिक यानी कि मीथेन का जेनेसिस करने वाले बैक्टीरिया। इसमें मेनली मिथेनोकॉकस होते हैं। तो ये बैक्टीरिया का यूज़ करके हम एनारोबिक डाइजेशन कराते हैं सारे मटेरियल्स का, और इससे हमें बायोगैस प्रोड्यूस होती है। अब जो रेसिड्यू बन जाता है बायोगैस बनने के बाद, गैस तो अलग हो गई, जो रेसिड्यू बचा उसमें बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र वैल्यू होती है, हम उसको एज अ मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। सारे पैथोजेंस जो होते हैं उसमें वो मर जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंटेंट काफ़ी हाई हो जाता है, तो ये हमारी सॉइल के लिए काफ़ी न्यूट्रिशियस हो जाता है। अगर बायोगैस की हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मेनली हमारे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन भी होते हैं। ऑल्दो ये सारी गैसेस हमारी काफ़ी ट्रेस अमाउंट में होती हैं, मेनली हमारी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है। ये 20% लाइटर होती है एयर से, ओडरलेस होती है, कलरलेस होती है, और क्लियर ब्लू फ्लेम के साथ ये बर्न होती है। अगर हम बायोगैस के प्रोडक्शन की डिटेल्स में जाएं तो इसमें भी फर्दर काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। मेनली क्या होता है, बायोमास को हम एनारोबिक डाइजेशन करवाते हैं। अब इस एनारोबिक डाइजेशन होने में भी काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, मेनली ये 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, लाइसिस होना मतलब टूट जाना। क्या होता है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिनको हम पॉलीमर्स कहते हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं,
जैसे हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का हो गया, काफ़ी सारी चेन्स होती हैं आपस में इंटरमिंगल। तो ये हमारी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स चेन जिसको हम कहते हैं पॉलीमर। अब किसी भी चीज़ को अगर हमें थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए जो बैक्टीरिया यूज़ होते हैं इस चीज़ को तोड़ने के लिए, उनको हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये पॉलीमर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट के हो सकते हैं। इन पॉलीमर को हम तोड़ के हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया की मदद से मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मोनोमर्स मतलब सिंगल चेन अब हमें मिल गया, तो सिंप्लीफाई हो गया ये। अब ये मोनोमर्स किस चीज़ के होते हैं, शुगर के हो सकते हैं, फैटी एसिड के, या फिर अमीनो एसिड्स के। मतलब हमने ये जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। अब फर्दर इन सारी चीज़ों का सिंप्लीफिकेशन होता जाएगा। दूसरी जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारी एसिडोजेनेसिस की। जेनेसिस वर्ड फिर से आ रहा है, यानी किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। किस चीज़ का हो रहा होता है यहाँ पे, एसिड का फॉर्मेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यही मोनोमर्स जो हमें मिले हैं उसको एसिडोजेनिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में हम ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड्स क्या क्या होते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड या इथाइल अल्कोहल। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई हो गया, एक ऑर्गेनिक एसिड बन गया। अब इस ऑर्गेनिक एसिड को हम तीसरे प्रोसेस में डालते हैं जो कि हमारा होता है एसिटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इनका होमो एसिटोजेनिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, किस चीज़ का जेनेसिस हो रहा है यहाँ पे, एसीटो, यानी कि एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और ये फर्दर हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब जो लास्ट प्रोसेस बची वो होती है हमारी मिथेनोजेनेसिस का, यानी फाइनल यहाँ पे हमारा मीथेन का प्रोडक्शन हो रहा होता है। दो तरीके से ये आगे प्रोसेस चलती है। पहली होती है हाइड्रोजिनोट्रॉपिक प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू हमें मीथेन मिलता है, साथ में वाटर मिलता है। दूसरी जो हमारी प्रोसेस होती है वो होती है एसिटिक्लास्टिक प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होती है इसमें हमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर मिलता है जिसको हम बायोगैस बोलते हैं, और यही हमारी बायो एनर्जी होती है। तो ये सारी प्रोसेसेस थे हमारे बायोमास का एनारोबिक डाइजेशन करके बायोगैस के प्रोडक्शन में। उसके बाद ये बायोगैस बन रहा है, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो एनारोबिक फर्मेंटर चाहिए। ठीक है, फर्मेंटर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो, साथ ही साथ इन बैक्टीरियाज़ की प्रेजेंस हो, यानी कि मिथेनोजेंस और डिकम्पोजर्स की प्रेजेंस हो, एनारोबिक कंडीशंस हो। टेम्परेचर हमारा इसके लिए आइडियल होना चाहिए 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, और पीएच होना चाहिए हमारा 6.5 to 8। अब जो हमारा लास्ट बचता है वो है मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या होता है, इसका फॉर्मूला CH3OH, जिसको हम मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। इसको हम वुड अल्कोहल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जब इसकी प्रोडक्शन होता था तो कैसे होता था, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से पहले, लेकिन अब कैसे होता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इथेनॉल से ज़्यादा टॉक्सिक जहरीली गैस होती है, कम्प्लीटली बर्न हो जाती है, और इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के एमिशंस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। आज हमने बायो एनर्जी के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी UGC नेट से रिलेटेड सभी लेक्चर्स के लिए। थैंक यू।